नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण विषय है कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर होने वाला 5 दिसंबर को उपचुनाव। 5 दिसंबर को जो उपचुनाव होने जा रहा है मैनपुरी सीट पर, जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको धरती पुत्र भी कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव, उनका अभी निधन हुआ। उनकी सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। वो उस सीट पर जिस पर उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में दो ही पार्टियां आमने सामने हैं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार से। अब देखना होगा वो सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है, जातिगत समीकरण क्या है और वहाँ किस तरीके की हवा चल रही है। मैंने फेसबुक पे इससे संबंधित 2 किस्तों में लिखा था कि वहाँ का जातिगत और राजनीतिक समीकरण क्या है। अब मैं उसी जातिगत और राजनीतिक समीकरण पर चर्चा कर रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव की वो परंपरागत सीट रही है। सन 1996 में वो पहली बार उस सीट से एमपी हुए थे और लगातार वो 7वीं बार तक जीते और संसद के अंदर लोकसभा सदस्य रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु से खाली हुई सीट पर एक चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव जो सपा के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव, जो कन्नौज के पूर्व सांसद भी रही, वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब देखना होगा, इस चुनाव के साथ साथ 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। फेस टू फेस चुनाव हो रहा है। फेस चुनाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वोट और जनाधार की। खासकर ये देखने में आया है कि इस बार जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, इसके साथ ये देखने में आया है जितने भी और उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती हैं। और खास चाहे विधानसभा की सीट हो चाहे लोकसभा की सीट हो, मैनपुरी उपचुनाव में भी उनका ये मानना रहता है और माना जा रहा था कि इस बार हम मैनपुरी में भी कमल खिलाएंगे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है और ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक की सीट है। इसी तरीके से आजमगढ़ में अभी 2 महीने पहले चुनाव हुआ, उसमें भी कहा जा रहा था कि आजमगढ़ में 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन वो वहाँ सीट हार गई। एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि किसी भी चुनाव में पार्टी के साथ साथ सरकार भी एक पार्टी होती है, सरकार भी चुनाव लड़ती है। चाहे कितना भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, मैनपुरी सीट पर आपका समीकरण बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी का समीकरण अच्छा है, लेकिन बशर्ते वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के समीकरण है, वहाँ का जो समीकरण ये है कि दोनों पार्टियों के साथ साथ वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट ये होता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ तीसरे कंटेस्टेंट के रूप में प्रशासन भी चुनाव लड़ा करता है। उस दूसरी पार्टी को प्रशासन पर भी अंकुश रखना होगा, उसकी देखरेख करनी होगी कि ये किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभी कल एक खबर आई है कि कहर विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 अधिकारी ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता मिस्टर राजेंद्र चौधरी ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस तरीके की बहुत सी घटनाएं हैं
वो अब वहाँ का समीकरण भी पर मैं एक चर्चा डालना चाहता हूँ। वहाँ सा समीकरण है, उत्तर में वन्य दल आता है और दक्षिण में पंचवटी आती। वन्य दल का मतलब है कि मैनपुरी सदर सीट से लेके पूरे एटा तक जो एक विधानसभा जाती है, उस विधानसभा की सीट है, उसमें 52 गांव यादव बाहुल है। और आप अब जब दक्षिण में चले जाइए तो पंचवटी है, वो करीब करीब ठाकुर समुदाय के 25 गांव हैं जो निर्णायक स्थिति में हैं। लेकिन अभी ये और नंबर 2 नंबर 3 पर जो है वो शाक्य मतदाता आते हैं, जबकि मीडिया में ये दिखाया जा रहा है शाक्य मतदाता दूसरे नंबर पे है। मेरी ये जानकारी है शाक्य और ठाकुर मतदाता बराबर स्थिति में हैं। और अन्य जो स्थिति है वहां लोधी वोट जो है, लोधी वोट करीब भी निर्णायक स्थिति में है। वो गांव विधानसभा के अंदर निर्णायक स्थिति में है, उसको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दोनों पार्टियां वैसे तो परंपरागत जो लोधी वोट, लोधी राजपूत का वोट है, वो बीजेपी का परंपरागत वोट है। और करीब ये भी देखने में आया शाक्य और मौर्य, हमारे यहाँ काची कहा जाता है, इनका वोट भी परंपरागत बीजेपी का वोट रहा। लेकिन जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है ओबीसी अन्य ओबीसी के बीच में, तो देखना होगा कि वोट करीब वहाँ यादव 4.5 लाख मतदाता है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया दिखा रही है कि 3.5 लाख शाक्य वोट है, लेकिन इतना ही वोट ठाकुर समुदाय का भी है, राजपूत समुदाय का भी है। और इधर भोगांव के अंदर आप देखना होगा कि करीब ये इतना ही वोट जो है करीब लोधी राजपूत समाज का है। और जो दलित वोट है वो 1 और 1.5 लाख के बीच दलित वोट है, जिस वो मायावती बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी ने तो वॉक ओवर दे दिया इतना। लेकिन जितना मीडिया दिखा रही है उस मीडिया के आधार पर तो समाजवादी पार्टी का बहुमत दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, एक बात मैं दोहरा रहा हूँ कि आप 2 पार्टियां नहीं 3 पार्टियां मानिए। 3 पार्टियों का मतलब ये है कि करीब वहाँ एक प्रशासन भी एक भूमिका की, मतलब एक प्रशासन भी एक कंटेस्टेंट के रूप में चुनाव लड़ता है, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो निचले स्तर का अमला हो। हर अमला सरकार के लिए काम करता दिखाई देता है। इस तरीके से बाई इलेक्शन में पहले भी आ चुका है, ये देखने में आ चुका है, चाहे वो लोकसभा का बाई इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का बाई इलेक्शन हो। ये प्रशासन भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ और समाजवादी पार्टी के ये मैनपुरी उपचुनाव जो है वो एक मूंछ की लड़ाई हो गई है। ये जो मैनपुरी उपचुनाव है वो 2024 की एक इबारत लिखने जा रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला लोकसभा का 80 सीटों का चुनाव, 80 सीटों वाले चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा आखिर ये जनता ही तय करेगी। लेकिन मैं तो राजनीतिक विश्लेषण होने के साथ अपनी जानकारी के अनुसार आपके साथ में जानकारी शेयर कर रहा हूं।